सबसे अव्वल माना जाता है। तो अब पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ब्रजेश जी, ये मंत्रालय जो था बीते चुनाव यानी कि बीते कार्यकाल में ये मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास था, लेकिन अब जी किशन रेड्डी के पास ये मंत्रालय ना रहकर अब इनको दे दिया गया है। तो ऐसे में जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि मंत्रालयों को बदला जा सकता है, यानी कि इधर से उधर किया जा सकता है। पहले की पंक्तियों में तो मंत्रालय सेम रहा, सेम मंत्री को दिया गया, लेकिन अब बदलाव नजर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी को कन्विंस भी करना है और सभी के लिए महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी देने हैं। ऐसे में कुछ पुराने चेहरे जरूर बदले जाएंगे, मंत्रालय जरूर बदले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि दरअसल बैसाखी सरकार बना रही है बीजेपी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, उसके समझौते करने पड़ेंगे। तो कम से कम मंत्रालयों में वो समझौता तो दिखाई नहीं दिया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग, पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी गई है। जी ब्रजेश जी, जबकि बीते कार्यकाल में इनके पास आयुष मंत्रालय था, इनका भी मंत्रालय बदला गया। बिल्कुल, एक के बाद एक मंत्रालय बदले जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय से सीधे आपका मंत्रालय बदला गया है, तो अपने आप में बेहद अहम खबर, एक के बाद एक तमाम। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनके पास पहले भी थी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो बनी रहेगी उनके पास। भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण मंत्री पहले भी उनके पास भी मंत्रालय रखा गया है ब्रजेश, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में हमने देखा कि भूपेंद्र यादव के पास ये मंत्रालय था, पर्यावरण मंत्रालय, और इनके मंत्रालय को भी रिपीट किया गया है। बिल्कुल, भूपेंद्र यादव अपने आप में बीजेपी के कोर मेंबर हैं, संगठन से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, और जिस तरीके से ये एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में जो है वहां पर ये बेहद अहम है। जिस तरीके से मंत्रालयों को जो है बदला गया है, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगियों को भी दिए जा रहे हैं। शांतनु ठाकुर पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री में एमओएस होंगे। शांतनु ठाकुर एमओएस बनाए गए हैं पोर्ट और शिपिंग मिनिस्ट्री में। तो एक के बाद एक मंत्रालय सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि किरण रिजिजू को इस बार संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है जल शक्ति का। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो राम मोहन नायडू को एक के बाद एक मंत्रालय सामने आ रहे हैं, लगातार पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आप सोचिए, कल इस वक्त शपथ भी नहीं हुई थी, 7 बजे शपथ लिया और 24 घंटे से पहले पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट, उससे पहले कैबिनेट की बैठक। और सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ लेने से पहले ही अपने कैबिनेट के एक एक मेंबर को उन्होंने 100 दिन का एजेंडा सौंप दिया था। कह दिया था समय हमारे पास नहीं है, समय आपको बर्बाद नहीं करना है, हम काम करने के लिए आए, सिर्फ काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सबसे पहले पहुंच गए अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए। उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसके तुरंत बाद पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। बड़ी बात ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आज पोर्टफोलियो हम जनता को बता भी रहे हैं कि किसे क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, लेकिन उससे पहले यानी कि शपथ ग्रहण से पहले एक लंबी बैठक की गई, 7.5 घंटे से अधिक लंबी बैठक की गई। और ये माना जाए क्या उसी बैठक में इस पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा की गई और आम सहमति बनी, क्योंकि 2 कार्यकाल आपने देखे होंगे इतनी लंबी बैठक पोर्टफोलियो को लेकर कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस कार्यकाल में 7.5 घंटे से अधिक बैठक जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने की। देखिए सबसे बड़ी बात है, बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, उन योजनाओं के लिए जानी जाती है, फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए जानी जाती है। आपको क्या लगता है 4 तारीख को जिसे नतीजे आए, नतीजे आने के बाद ही इनके कैबिनेट के चेहरे तय हो गए थे। नतीजे आने के तुरंत बाद किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, इसको भी तय कर लिया गया था। और जिस तेजी के साथ, सबसे बड़ी बात है, जहां से कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां जहां से सोचना खत्म करती हैं, वहां से बीजेपी सोचना शुरू करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह है। जी, तो ये अपने आप में बेहद अहम है कि जिस तरीके से जो है लगातार बीजेपी ने, आप सोचिए शपथ ग्रहण के 24 घंटे से भी कम समय में एक एक पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये काबिलियत है। और यही काबिलियत जो है बीजेपी को विपक्षी पार्टियों से अलग रखती है।
जी। वो बताते हैं कि किस तरीके से समय को आप एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से एक एक जो है चीजों को एक एक जो है आप योजनाबद्ध तरीके से, और सबसे बड़ी बात है फॉरवर्ड प्लानिंग है। आपके पास 2047 का एजेंडा है कि अगर आपको विकसित भारत बनाना तो विकसित भारत आपका कैसे बनेगा, विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या आपके पास करना पड़ेगा। कोई देखिए, कोई यूं ही विकसित भारत, आप विकसित देश नहीं बना सकते। एक देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास चौतरफा हर तरफ से जो जो जरूरतें हैं। आप सोचिए कि यहां पर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी में अगर आपको लोगों को रोटी देना, लोगों को कपड़े देना, लोगों को रोजगार देना एक जरूरत है, तो इसी के साथ आपको ग्लोबल, आप जो ग्लोबल दुनिया है यानी पूरी जो वर्ल्ड वाइड आपको कॉम्पिटिट करना है, वहां पर अपने आप को सस्टेन करना है, सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना है, विदेशी दुश्मनों के साथ आपको लड़ना है, आपको अपनी मजबूती दिखानी है, आपको अपनी डिप्लोमेसी में अव्वल आना है, आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। ये वो तमाम चुनौतियां हैं जो विकसित देश बनाने के लिए सामने आती हैं। और एक बड़ी ब्रिजेश जी क्या है, अब ये भी माना जाए कि क्योंकि लगातार सभी चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो गया, तो अब कहीं ना कहीं जितना आक्रामक विपक्ष होगा उतने ही आक्रामक तरीके से सरकार भी एक्शन मोड में है। देखिए, ये बता दिया है पीएम मोदी ने कि आप कितने भी आक्रामक बने रहिए, लेकिन हम अपनी आक्रामकता छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए किसने सोचा था, आप अगर इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, आप वर्ल्ड कप में क्या किसी ने सोचा था कि 119 रन बना करके भी इंडिया कोई मैच जीत सकती है? लेकिन इंडिया ने मैच जीता ना। अगर आपके पास विल पावर है, अगर आपके पास आक्रामकता है, आपके पास लक्ष्य है, विजन है, तो आप उसे पा सकते हैं। तो वही बीजेपी है। बीजेपी के पास विजन है और विजन को एग्जीक्यूट करने के उसके पास जो है विजनरी लोग हैं। और इसीलिए आप सोचिए, जिसको विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल जनादेश बीजेपी के साथ है ही नहीं, कल शपथ ग्रहण में ये बता दिया नरेंद्र मोदी ने कि जनादेश ही नहीं है, आप पूरी दुनिया का समर्थन उनके साथ है। 4 तारीख को जब नतीजे आए थे, लोग कह रहे थे कि बीजेपी फेल हो गई, आउट हो गई। उस वक्त दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देने लगे थे। ये आपका मैनेजमेंट है, ये आपका विजन है, उसको एग्जीक्यूट करने की आपके पास कैपेसिटी है। बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, यही वजह है कि बीजेपी हमेशा कहती है कि बीजेपी के पास विजन है और बीजेपी उसी विजन से आगे बढ़ती है। आप हमारे साथ बने रहिए। पीयूष भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, विभागों का बंटवारा हो रहा है, अहम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं।